सीआरपीसी क्लास में आपका बहुत बहुत अभिनंदन। कल आपने सेशन ट्रायल पढ़ा था और मैंने आपको स्पष्ट किया था कि सेशन ट्रायल पहले दिया हुआ है, मजिस्ट्रेट ट्रायल बाद में दिया हुआ है। तो जैसे हम चैप्टर 19 में आते हैं तो 19 में मजिस्ट्रेट के 2 ट्रायल दिए हुए हैं, लेकिन ट्रायल को पढ़ने से पहले, जैसा कि मेरी हर लेक्चर में एक आदत रही है कि मैं आपको पीछे से जोड़ता हूँ, जिससे कि हम ट्रायल में कैसे आ गए, कैसे एंट्री हुई, तो ये हमारी समझ में आ जाए, इसलिए इसे जोड़ना आवश्यक समझता हूँ। क्योंकि बार बार पुरानी चीज़ों को रिपीट करने का मतलब है कि एक तो वो चीज़ें पुनः आपको गहराई तक आपके मस्तिष्क में समाविष्ट हो जाएंगी। देखो, पुराने लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि जो मजिस्ट्रेट होता है, मजिस्ट्रेट के सामने जब भी कोई मामला आता है तो वो जो कॉग्निजेंस लेता है, तो कॉग्निजेंस एक तरह से जो 4 प्रकार हैं कॉग्निजेंस लेने के, वो मजिस्ट्रेट के सेक्शन हमने देखा था 190 में दे रखे हैं, है ना। तो ये 190 में जो प्रोविज़न दे रखे हैं कि किन किन आधारों पर मजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस लेता है, संज्ञान लेता है, तो उसमें हमने पढ़ा था कि कंप्लेंट पे कर सकता है। कोई कंप्लेंट मजिस्ट्रेट के सामने आए तो एक तरीका कंप्लेंट का हो सकता है। दूसरा तरीका पुलिस रिपोर्ट हो सकती है। वन 173 क्लॉज 2 में जो रिपोर्ट है वो वाली रिपोर्ट है, बार बार हम रिपीट करते हैं इसको। और तीसरा तरीका इंफॉर्मेशन ऑफ अदर पर्सन हो सकता है। और ये चौथा तरीका जो हो सकता है स्वप्रेरणा, स्वप्रेरणा या सुमोटो से हो सकता है। ये 4 तरीके हैं, ये दोनों तरीके एक साथ ही बता रखे हैं और ये इस तरह कॉग्निजेंस लेता है मजिस्ट्रेट जब भी उसके सामने कोई मामला आता है। तो ये जो 4 तरीके हैं, उनका ट्रायल, उनका विचारण एक ही प्रकार से नहीं किया जा सकता, वो अलग अलग प्रकार होंगे, क्योंकि तरीके अलग हैं। तरीके का मतलब है कि कंप्लेंट आई तो कंप्लेंट सीधे मजिस्ट्रेट के सामने आई, उसमें अलग प्रक्रिया का उपयोग किया जाना है। पुलिस रिपोर्ट आई, इन्वेस्टिगेशन करने के बाद सारा सॉल्यूशन मजिस्ट्रेट के सामने आया तो वो प्रक्रिया अलग होगी। किसी अन्य व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन से कोई चीज़ आई है, इन्फॉर्मेशन, अदर व्यक्ति की इन्फॉर्मेशन ये हो सकती है कि एक तो अन्य व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है कि ऑफेंस हैज़ बीन कमिटेड हियर, तो हो सकता है कि वो ऑर्डिनरी पर्सन हो सकता है कि वो पुलिस रिपोर्ट ना होकर, जैसे मान लो वन विभाग में कोई अपराध हुआ या कहीं एग्रीकल्चर में कोई अपराध हो गया, कोई पेस्टिसाइड्स और इनमें मिलावट का अपराध हो गया, तो उनके लिए जो विंग बनी हुई हैं, अलग अलग विंग, तो वहाँ भी जो लोग अपराध करते हैं वो सारे के सारे अपराध इन्हीं के माध्यम से आते हैं। वो भी तो मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश होते हैं, वहाँ पुलिस तो करके आ रही होती। तो हर डिपार्टमेंट के अपने इस तरह के व्यवस्थाएं बनी हुई हैं, तो वो भी तो अपनी रिपोर्ट पर पेश करते हैं। जैसे कि मान लो कोई खाद की कालाबाजारी कर रहा है, तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने वो सारी व्यवस्था कर रखी है कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट इसे देखे कि जो भी खाद और इस तरह की चीज़ों को कालाबाजारी कर रहा है उसके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा सकती है।
या जैसे फूड अडल्ट्रेशन से संबंधित मामले हैं। इस तरह के बहुत सारे मामले हो सकते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं जो इस तरह की इंफॉर्मेशन कोर्ट को देते हैं। तो वो वाले मामले, तो उनमें कार्रवाई कैसे होगी। फिर सुमोटो या स्वप्रेरणा से मजिस्ट्रेट ने कोई एक्शन लिया है किसी मामले में, तो उसका ट्रायल का तरीका कैसे होगा। तो जैसे यहाँ अलग अलग बता रखे हैं, ऐसे ही इनके जो ट्रायल के तरीके हैं वो भी अलग अलग बताए हुए हैं। उनके ट्रायल के तरीके अलग अलग बताए हुए हैं। ठीक है, तो जैसे हम चैप्टर 19 में आते हैं, तो यहाँ पर ये चैप्टर को जब देखते हो आप, आपके सामने बेयर एक्ट होगा, बेयर एक्ट आप लोगों ने खोल रखा होगा। जब तक इस वीडियो को आप देख रहे हैं, क्लास चल रही है, तो आप ऐसे ही बैठिएगा जैसे क्लास में बैठते हैं। आपके पास अपना बेयर एक्ट होना चाहिए, राजस्थली के नोट्स आपके पास होने चाहिए, आपके पास कोई एडिशनल जानकारी इस लेक्चर में मिलती है तो उसे लिखने की जगह लिखने के लिए आपके पास कॉपी होनी चाहिए। तो बिल्कुल वैसे ही बैठना है और ये मान लेना चाहिए कि जैसे कि मैं क्लास में बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो ऐसा ही करना चाहिए। ठीक है ना। तब आप इस बेयर एक्ट को देखते हैं तो आप देखोगे कि बेयर एक्ट तो 3 हिस्सों में डिवाइड है। पहला हिस्सा कहता है कि जो मामले हैं पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले, केसेस इंस्टीट्यूटेड ऑन पुलिस रिपोर्ट, ऑन पुलिस रिपोर्ट, एक तो ये हिस्सा इन्होंने दिया पुलिस रिपोर्ट पर संस्थित मामले। तो जब हम इस हिस्से को देखते हैं तो आप देखेंगे कि 238 से लेके 250 तक का जो चैप्टर है पूरा का पूरा 238 से लेके 250 तक है ये पूरा चैप्टर। तो अब इस चैप्टर में सबसे पहले देखेंगे तो ये 3 हिस्से कर दिए इन्होंने। ये एक हिस्सा हो गया। फिर एक इसमें बी हिस्सा इन्होंने रखा, पुलिस रिपोर्ट से अन्यथा, अदर देन पुलिस रिपोर्ट, मतलब केसेस अदर देन पुलिस रिपोर्ट। अदर देन पुलिस रिपोर्ट का जैसे कि अभी हमने पढ़ा कि एक पुलिस रिपोर्ट यहाँ आ रही है, तो पुलिस रिपोर्ट वाला हिस्सा ये एक हो गया। फिर अदर देन पुलिस रिपोर्ट, तो एक तरह से ये कहना चाहता है कि ये वाला पार्ट जो कंप्लेंट का है और ये दोनों वाले पार्ट एक तरह से अदर देन पुलिस रिपोर्ट हो गए। तो अदर देन पुलिस रिपोर्ट का मतलब क्या हो गया कि कंप्लेंट आती है, उसमें सुमोटो आता है, इंफॉर्मेशन ऑफ अदर पर्सन भी आता है, तो ये वाले मामले इसमें आ जाते हैं। ठीक है। और तीसरा इसमें इन्होंने एक हिस्सा जो बनाया वो बनाया, तीसरा जो हिस्सा बनाया वो बनाया इन्होंने कंक्लूजन ऑफ ट्रायल।
विचारण की समाप्ति है ना। तो ये एक हिस्सा उन्होंने ये हिस्सा भी बनाया एक विचारण की समाप्ति वाला। तीन तरह से क्यों डिवाइड किया? देखो, तीन तरह से डिवाइड करने के पीछे जो मुख्य कारण है वो ये है कि जैसे ही आप 238 से चलना शुरू करते हैं तो 238, 239, 240, 241, 242, 243, 44 तक आते हैं तो खट से चेंज हो जाता है, कंप्लेंट केसेस आ जाते हैं। और फिर एक तरह से 248 तक का पार्ट, 248, 249, 250। तो एक तरह से ये जो 248 टू 250 का जो पार्ट है ये दोनों में कॉमन है। ये जो पार्ट है दोनों में कॉमन है। किसके लिए भी? इसके लिए भी आ रहा है यही, और पुलिस रिपोर्ट वाले के लिए। अर्थात एक तरह से आप ऐसे सीख सकते हैं कि ए वाले पार्ट के लिए और बी वाले पार्ट के लिए, दोनों के लिए ट्रायल हुई, ट्रायल के दोनों के तरीके अलग अलग हैं, और यहाँ आकर ये एक हो गई और फिर जाके कंक्लूज़न हो गया। तो एक तरह से 248 से लेके 248 से लेके 250 तक का पार्ट दोनों का एक तरह से दोनों में कॉमन हो गया, दोनों का एक तरह से कॉमन हो गया। यहाँ से ये ट्रायल का तरीका अलग अलग चल रहा है। तो जैसे यहाँ देखें तो इसमें कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जिन्हें एक साथ इसमें लिया गया है, तो उनको एक बार आप अपने दिमाग में बिठाए रखिए, क्योंकि ये ट्रायल वैसे तो सेशन ट्रायल की तरह ही है। ख़ास तौर से जो पुलिस रिपोर्ट पर इंस्टीट्यूटेड जो वारंट मामलों के केस ट्रायल है, लेकिन इसमें कुछ कुछ थोड़ी चेंज हैं, जिन चेंज को आप अपने दिमाग में रखिएगा। तो मैंने अभी आपको बताया कि आप ये समझ सकते हैं कि 238 से लेकर 243 तक एक ही तरह का चलेगा सारा। 243 और यहाँ पे कंप्लेंट केसेस में 244 से लेके और 245 तक, ये एक अलग 47 तक, सॉरी 247 तक, ये एक तरह कैसे चलेगा। ठीक है, तो ये जंक्शन आपको दिख रहा होगा कि यहाँ 248 से एक तरीका हो जाता है, और यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है 238 टू और 243, और यहाँ से कर लें तो 244 से लेकर और 247 तक के ये जो सेक्शंस हैं, ये वाले सेक्शंस ये एक तरह से इस तरह है। तो सेक्शंस का अंतर है, ये आपके समझ में आ गया होगा। तो आगे जाके दोनों की चीज़ें कॉमन हो जाती हैं, दोनों में एक ही तरह की चीज़ें जो दोनों के लिए कॉमन है। तो इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं, तो मैंने कोशिश की है इसको कि हम पहले इस पार्ट को पढ़ें और इस पार्ट को इसके साथ यहाँ तक लाएं, इसके कंक्लूज़न को यहाँ तक लेकर आएं। अर्थात हम पुलिस रिपोर्ट पर संसित मामलों का जो वारंट ट्रायल है, पहले उसको पूरे पढ़ने की कोशिश करते हैं। ट्रायल ऑफ वारंट केसेस बाय मजिस्ट्रेट पढ़ने की कोशिश करेंगे, और बीच के सेक्शंस ये वाला पार्ट हम छोड़ देंगे।
इसे फिर हम अलग से लेकर फिर इसका भी हम यही करेंगे कि यहाँ से 244 से करते हुए और ये पूरा इसको भी पूरा पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये मैंने जानबूझ के एक नक्शा बनाया। मीनाक्षी जी क्लास चल रही है, आप क्लास में मैं रिसीव नहीं कर सकता फ़ोन। आप ज्वाइन नहीं हो रहा क्लास? नहीं, आप एप्लीकेशन पे ज्वाइन कीजिए। मैं एप्लीकेशन सर मेरे को भेजे ना एप्लीकेशन। नहीं, मैं नहीं भेज सकता, मैं स्टूडियो में खड़ा हूँ, सारे लोग आपकी बात को सुन रहे हैं। आप इंस्टीट्यूट पर कॉल कर लो, ठीक है ना? हाँ, सॉरी, बीच में उठाना नहीं चाहिए था, बंद कर देता हूँ। ध्यान रखिएगा कि कोई भी इस तरह की दिक्कत आपको आ रही है तो आप मुझे न कॉल करके जो टीम है उसको कॉल करिएगा। ये टेक्नोलॉजी है, इसमें कई बार परेशानियाँ आती रहती हैं, तो हमें भी कई बार जो क्लास जितने बजे होनी उसे थोड़ा बहुत डिले करना पड़ता है। ये बहुत परफेक्शन पे आ जाए तो कुछ भी नहीं करना पड़ता, स्विच दबाया। लेकिन चूंकि इसमें कई चीज़ों की दिक्कतें आ रही हैं, अब ये चूंकि हम खुद ही कर रहे हैं, अभी स्टाफ नहीं है, तो कई चीज़ें हमसे होती नहीं है, हमें आती नहीं है। खैर, कम टू द पॉइंट। तो पहले आपको इस ट्रायल को कैसे समझना है ये आपको समझ में आ गया है। अब मैं ट्रायल की शुरुआत करता हूँ। वैसे बहुत सरल है, सरल इस लिहाज से है कि जो आपने सेशन ट्रायल पढ़ा था आप उसको अपने दिमाग में रखिएगा। देखा जाए तो लगभग वही है, सेक्शंस के अंतर हैं, नंबर्स का अंतर है, लेकिन वही है। तो सबसे पहले जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि सेक्शन 238 से शुरू होता है और 238 का जो शीर्षक है कि कंप्लायंस विद सेक्शन 207। देखो 207 आपको ध्यान आ रहा हो, 207, 208, 209 ये सब हमने पढ़े थे, है ना? तो 207 पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा 209 की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। 209 में हमने कल पढ़ा था 209 में कि जब मजिस्ट्रेट को ये लगता है कि ये मामला एक्सक्लूसिवली सेशन जज के द्वारा ट्रायल होने वाला है, तो उस मामले को वो कमिट करके सेशन जज को भेज देते हैं। ठीक है ना, ये पढ़ा था। फिर 207, 208 की कल भी बात हुई थी। तो 207 क्या है? 207 में ये है कि जितने भी रिकॉर्ड हैं, जैसे मजिस्ट्रेट के सामने पुलिस रिपोर्ट आई या जब जब मजिस्ट्रेट के पास जो भी डॉक्यूमेंट आए, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि एक आदमी एक्स है और इसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई, तो मान लो एफआईआर दर्ज हो गई और कॉग्निजेबल केस है, पुलिस अरेस्ट कर सकती है। तो ये एफआईआर की कॉपी लेने कहाँ जाए? पुलिस में थाने जाएगा तो पुलिस वाले पकड़ लेंगे, हैं? तो वहाँ से तो नहीं ले सकता। तो इसका क्या तरीका दिया है कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं, तो मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 154 में जब एफआईआर कटती है तो उसकी एक प्रति सीधे मजिस्ट्रेट को चली जाती है। तो वो एफआईआर थाने में कटी है तो साथ में उसका रिकॉर्ड मजिस्ट्रेट के यहाँ पर भी है, संबंधित एरिया के मजिस्ट्रेट के पास। तो वो वहाँ से मजिस्ट्रेट के यहाँ से ये कॉपी ले सकता है प्रारंभिक स्तर पर। अब चूंकि ट्रायल इज स्टार्टिंग, तो यहाँ पे 207 की पालना में क्या है कि सारे के सारे रिकॉर्ड, चाहे वो एफआईआर है, चाहे 164 के बयान हैं, चाहे 161 के बयान हैं, चाहे पुलिस रिपोर्ट की कॉपी है, पुलिस रिपोर्ट पूरी ही है ना,
और ये सारे के सारे जितने भी चाहे कंसर्न अदर डॉक्यूमेंट हैं, ये सारे के सारे वो यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। सारे के सारे डॉक्यूमेंट यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उनकी, क्योंकि मैंने कल आपको बताया था एक फ़ाइल जज के पास होती है, एक फ़ाइल प्रोसिक्यूशन ऑफिसर के पास होती है, और एक फ़ाइल यहाँ पे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर की जगह पे असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर होता है। आजकल उसे एपीओ बोलते हैं, असिस्टेंट प्रोसिक्यूशन ऑफिसर। तो हर कोर्ट में, हर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में एक एपीओ होता है, और ये संभव है कि एक कोर्ट को एक एपीओ एक दो कोर्ट को संभालता हो, कभी कभी जैसे दूसरा एपीओ नहीं होता तो दूसरी कोर्ट को भी संभालते हैं। तो लेकिन कानून ये कहती है कि वहाँ एक एपीओ होता है। तो एक तो हो गई एपीओ की फाइल, है ना, और एक मजिस्ट्रेट की कह लेंगे हम, ठीक है, मजिस्ट्रेट की फाइल हो गई। और एक जो भी अभियुक्त का वकील है तो डिफेंस फाइल कह सकते हैं उसको। तो ये फाइल कहाँ से आएगी? तो ये फाइल तो 207 में ही आनी है ना। ये डॉक्यूमेंट तो इसी फाइल में से आने, जो डॉक्यूमेंट इनके पास है वो डॉक्यूमेंट, तभी तो अपनी प्रतिरक्षा प्रॉपर तरीके से कर पाएगा। तो डिफेंस के एडवोकेट के पास, तो जो डिफेंस का एडवोकेट जो भी लेना चाहता है वो सारे डॉक्यूमेंट उसे दिए जाएंगे। मान लो उसने नहीं लिए हैं तो खुद मजिस्ट्रेट उसे पूछेगा कि आप कि जो सेक्शन 207 का प्रोसीजर फॉलो हुआ है या नहीं हुआ है। सी द बेयर एक्ट कि when any warrant case instituted on police report, the accused appears or brought before the magistrate at the commencement of the trial, magistrate shall satisfy himself that he has complied with the provision of section 207। यहाँ पे जो बातें लिखी हुई हैं कि या तो मजिस्ट्रेट के सामने अभियुक्त आता है या लाया जाता है, जिसकी चर्चा मैंने पिछले सेशन ट्रायल में भी की थी। मान लो जमानत पर है तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा जब चालान पेश हो रहा है। तो जब जमानत पे नहीं है तो यदि जेल में है तो जेल से उसे लाया जाएगा, तो उसको लाया जाता है ना। उस दिन, जिस दिन ये सब चीज़ें हो रही होती हैं, तो एक्यूज्ड भी वहाँ कोर्ट में उपस्थित होता है, क्योंकि उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। उसे पता होनी चाहिए उसका वकील क्या कह रहा है, उसे सब कुछ पता होनी चाहिए उसके पक्ष को, तो उसकी उपस्थिति ज़रूरी है। तो 238 में क्या है कि ये सारे डॉक्यूमेंट्स दिए जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट सेक्शन पर पढ़ते हैं 239। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज। यहाँ लिखा है कि कब अभियुक्त उन्मोचित किया जाएगा। देखो यहाँ ये सेक्शन बिल्कुल जो सेक्शन 227 पढ़ा था आपने, सेशन ट्रायल में, लगभग वही सेक्शन है, वही बातें हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें ऐसी हैं जो एडिशनल हैं। इनमें बहुत सारे अब तक केसेस हुए, क्योंकि मजिस्ट्रेट यदि डिस्चार्ज करता है तो कौन सी स्थिति में करेगा। तो सबसे पहले हम एक बार बेयर एक्ट को पढ़ लें, जिससे कि हमारे दिमाग में ये बात आ जाए, क्योंकि इस पे थोड़ा सा मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा हो जाएगा। कि व्हेन एक्यूज शैल बी डिस्चार्ज, कब अभियुक्त
उन्मोचित किया जाएगा, छोड़ दिया जाएगा। इफ अपॉन कंसिडरिंग द पुलिस रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट सेंट विद इट अंडर सेक्शन 173, तो जैसी पुलिस रिपोर्ट आती है उस पर विचार करने के पश्चात और जो डॉक्यूमेंट उसे 173 में उसे भेजे गए हैं मजिस्ट्रेट को, एंड मेकिंग सच एग्जामिनेशन इफ एनी। यहाँ पे बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इफ सच एग्जामिनेशन इफ एनी, आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि हो सकता है कि कोई बात जो सेशन ट्रायल में ना बताई गई हो या विस्तार से बताई गई हो, तो कुछ प्रोविज़न हो सकता है उसके यहाँ जो बताई जा रही है वहाँ भी लागू होंगे। बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि इफ़ सच एग्जामिनेशन इफ़ एनी, इनका मतलब ये है कि क्या यहाँ किसी भी प्रकार का कोई परीक्षण हो सकता है ना, तो इसको हम अभी डिस्कस करेंगे। फिर कहता है इफ़ एनी ऑफ द एक्यूज्ड द मजिस्ट्रेट थिंक्स नेसेसरी एंड आफ्टर गिविंग द prosecution and the accused an opportunity of being heard। ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि प्रोसिक्यूशन को और एक्यूज्ड को अपॉर्चुनिटी देने के पश्चात, उनकी सुनवाई करने के पश्चात, ऑफ बीइंग हर्ड, द मजिस्ट्रेट कंसिडर द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड टू बी ग्राउंडलेस, ही शैल डिस्चार्ज द एक्यूज्ड एंड रिकॉर्ड हिज रीजन फॉर सो डूइंग। ये बात लगभग सेक्शन 227 से मिलती जुलती है, लेकिन कुछ तो अंतर है, उस अंतर को भी यहाँ डिस्कस करते हैं। देखो सबसे पहले इसने कहा कि जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उन पर विचार करना है। तो कल जो ट्रायल पढ़ा था या सेशन ट्रायल पढ़ा था उसमें आपने एक बात देखी थी, चार्ज लगने से पहले की स्थिति, चार्ज लगने से बाद की स्थिति। फिर मैं एक चीज़ रिपीट कर रहा हूँ कि ट्रायल का जो स्टेज है, जो प्रारंभ है, वो चार्ज से होता है। तो एक तरह से, लेकिन ट्रायल में ही ये दोनों सेक्शन दे रखे हैं, कंप्लायंस विद सेक्शन 207 और व्हेन एक्यूज्ड शैल बी डिस्चार्ज्ड, ये दोनों सेक्शन इसमें दे रखे हैं 238 239। तो इनके संबंध में क्या है, क्या ये ट्रायल का पार्ट नहीं? ट्रायल का पार्ट है, लेकिन ट्रायल के चैप्टर में लिखे हुए हैं, लेकिन इनको देखा जाए बारीकी से तो एक तरह से जो हमारी स्टेज है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी और ट्रायल, तो दिस इज़ द पार्ट ऑफ इंक्वायरी। जैसे चार्ज करेगा तो वो फिर ट्रायल प्रारंभ हो जाती है। तो एक तरह से इसमें ये बताया जा रहा है कि क्या चार्ज लगाया जा सकता है या नहीं चार्ज लगाया जा सकता। चार्ज लगा दिया गया तो ट्रायल होगा, चार्ज नहीं लगाया गया तो डिस्चार्ज होगा। तो सारे डॉक्यूमेंट पर विचार करने के पश्चात, डॉक्यूमेंट पर विचार कैसे करेगा, तो यहाँ सबसे पहले प्राइमा फेसी, प्रथम दृष्टया एक बात देखेगा कि क्या मामला बनता है या नहीं बनता है। मामला बनता है तो चार्ज लगाएगा, मामला नहीं बनता है तो डिस्चार्ज करेगा। तो प्रश्न उठता है कि क्या डॉक्यूमेंट मात्र को देखने से हो जाएगा? यस। जैसे आपको ध्यान आ रहा होगा कि जब आप सेशन ट्रायल पढ़ रहे थे तो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर ये कहता है कि साहब ये एविडेंसेस हैं जिनके आधार पर हम ये साबित करना चाहते हैं। तो जो पुलिस रिपोर्ट थी वो भी थी वहाँ,
यहाँ पर भी पुलिस रिपोर्ट है, यहाँ पर भी वो जो यहाँ एपीओ ये बात कह रहा है कि ये डॉक्यूमेंट हैं, इनके माध्यम से ये हम साबित कर सकते हैं कि ही कमिटेड एन ऑफेंस एंड ही मे बी डिक्लेयर्ड गिल्टी बाय दिस ऑनरेबल कोर्ट। तो वो जो बात कह रहे हैं उस बात को वो यहाँ पर भी कह रहे होते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले कहता है कि मेकिंग सच एग्जामिनेशन। मेकिंग सच एग्जामिनेशन का मतलब क्या है कि जो भी रिकॉर्ड आया, तो रिकॉर्ड में जैसे एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं कि मान लो किसी अभियुक्त पर कोई दबाव डालकर किसी डॉक्यूमेंट पे साइन करा ली। अभियुक्त कहता है ये जो डॉक्यूमेंट मैंने जो इसमें ये दिखा रहे हैं वो मैंने साइन नहीं किए, मैंने दबाव से साइन किए या जो भी है। वैसे इसके लिए एक सेक्शन 294 है जो सूची पेश करते हैं, और उसमें ऐसे डॉक्यूमेंट के क्या स्टेटस है, क्या उन्हें साक्ष्य में ले सकते हैं। जैसे एक आदमी मना कर रहा है, एक कह रहा है कि सब फर्जी हैं डॉक्यूमेंट हैं, जिन डॉक्यूमेंट के आधार पर ये सब चीज़ें करना चाह रहे हैं। जैसे वो कहता है कि सब मेडिकल रिपोर्ट आ रखी है, इसमें जो मेडिकल रिपोर्ट है वो रिपोर्ट सही नहीं है। तो ये जो इस तरह की जो सूची है, और इस तरह उसके विरुद्ध कितने भी ऑब्जेक्शन रेज किए गए हों, लेकिन फिर भी एविडेंस में इन्हें उपयोग किया जा सकता है। यहाँ वो कहता है, एक्यूज कहता है साहब ये जो मेडिकल रिपोर्ट दिखा रहे हैं वो मेडिकल रिपोर्ट गलत है, क्योंकि इस मेडिकल रिपोर्ट की एक कॉपी मेरे पास भी है, ये मेडिकल रिपोर्ट सही है। वो वहाँ दिखाने लग गया। अब दोनों दिख रही हैं एक दूसरे को। तो इस तरह की जो घटनाएं होती हैं, इस तरह की जो बातें होती हैं, वहाँ मजिस्ट्रेट में एग्जामिन सच डॉक्यूमेंट्स। ठीक है। दूसरा, उन सारी चीज़ों को देखने का जो बात है उसकी भी डॉक्यूमेंट को लेगा, ऐसा नहीं है कि उन्हें नहीं लेगा। फिर यहाँ पर एक तरह से जो एग्जामिनेशन शब्द आया है, और दूसरा जो एक लाइन और आई है कि गिविंग द अपॉर्चुनिटी टू द प्रोसिक्यूशन एंड एक्यूज्ड, और उन्हें सुनकर या उन्हें ऐसा अवसर देकर, जो सुनवाई का अवसर है उन्हें देकर। तो यहाँ ये बता रहा है कि एक तरह से चार्ज लगने से पहले एक बहस हो रही है। दिस इज कॉल्ड प्री चार्ज आर्ग्यूमेंट। एक तरह से प्री चार्ज बहस यहाँ भी हो रही है, क्योंकि जो एग्जामिनेशन, अब मैं आपको बताऊं कि होता क्या है प्रैक्टिकल में, ये सब चीज़ें रेयर टू रेयर होती हैं। डिफेंस का एडवोकेट आता है, प्रोसिक्यूशन वाले आते हैं, साहब ये मामला है, ये रिपोर्ट आई है, चार्ज लगा दें, हाँ चार्ज लगा दें। तो एक तरह से आप देखेंगे 239 का प्रयोग ही नहीं होता। लोग इस पर ज़्यादा कोई डिस्कशन करते नहीं है। ठीक है, चलो जी चार्ज लगाओ। वो सिर्फ इतना पूछते हैं कि अच्छा तुम्हारे पास डॉक्यूमेंट वगैरह सारे हैं, हाँ, तो उसे लाइन में लिख लें कि 207 की कंप्लायंस हो चुकी है। और इस लाइन को जरूर लिखता है कि दोनों को सुनवाई का अवसर दिया गया और अभियुक्त का एक परीक्षण किया गया। तो यहाँ एक तरह से अभियुक्त का परीक्षण अभियुक्त से भी पूछा जाएगा, हाँ भाई बताओ क्या मामला क्या है। पुलिस अपनी रिपोर्ट लेकर आ गई, तो यहाँ अभियुक्त से भी पूछा जाएगा क्या बात है, कि सर कुछ नहीं है, मेरे को तो झूठा फंसाया, ये सारा फर्जी है मामला। अब जब उसने ये बात रेज कर दी, अच्छा अभियुक्त को बेचारे को पता नहीं होता, तो कोर्ट को ये काम करना चाहिए, प्रॉपरली करना चाहिए कि पूछे, वो अभियुक्त से भी पूछे कि बताओ भाई क्या बात है। तो उसकी बात को, क्योंकि लॉ उसको परमिट कर रहा है,
ऐसा करने के लिए। हाँ, लेकिन केसेस हैं जिन्हें डिस्कस करेंगे कि जहाँ संदेह है किसने अपराध किया है, तो संदेह के आधार पर यहाँ नहीं छोड़ा जाएगा, क्योंकि संदेह के आधार पर छोड़ने का मतलब नहीं है एविडेंसेस आएंगे, ट्रायल होगी और उसके बाद ऐसा लगता है कि छोड़ा जाना चाहिए, तो वो एक्विटल हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक अपॉर्चुनिटी उसे डिस्चार्ज से पहले दे रखी है, यहाँ वो अपनी पूरी बहस कर सकता है। यहाँ पूरी एक तरह से चार्ज से पहले की ही एक बहस है ये, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट क्या हो गया कि दोनों पक्षों को सुनवाई का मौका देना है। एक तो सुनवाई का मौका देना, ये जरूर उसे करना चाहिए। दूसरा, समस्त दस्तावेजों का परीक्षण करना चाहिए उसे। सारे के सारे दस्तावेजों को एक बार उसे देखना चाहिए कि किन दस्तावेजों को वो और अभियुक्त की जो परीक्षा है वो भी कर ले। एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड। देखो एक चीज़ और करिएगा आप, जब भी आप लेक्चर सुने, मैं मैक्सिमम चीज़ें इंग्लिश में लिखता हूँ, लेकिन उसकी हिंदी भी बोलता हूँ। जो हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं वो हिंदी में लिख लें, और जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है, मैं हिंदी कभी कभी लिखता हूँ तो उसकी अंग्रेजी भी बोलता हूँ, तो वो अपने नोट्स में वो उसे लिखते चले जाएं। बेहतर है सिर्फ सुने नहीं, जो लेक्चर चल रहा है उसको जो जो आपको ऐसी लगती है लिखते चले जाएं। एक रफ़ कॉपी लेके ज़रूर बैठिएगा कि उसको लिखते चले जाइएगा, अपने हिसाब से लिखते चले जाइए। मेक योर नोट्स, चाहे उन्हें कल ही फाड़ के फेंक दो, क्योंकि जितना दिमाग में पहुंच गया फिर उसकी आवश्यकता नहीं है। इफ़ यू थिंक्स फिट कि इट इज़ रिक्वायर्ड टू रिवाइज इट्स, तो फिर उन्हें आप रख सकते हैं। तो खैर ये तीन बातें होनी चाहिए, और जब तक ये तीनों बातें नहीं हों तो ये जो है, मैंने कहीं कोई केस लिखा था, जब तीनों बातें नहीं हैं और उसके बिना ये सब चीज़ें चार्ज लगा गया है, तो ये चार्ज उन्होंने ये कहते हैं कि ये अवैध है, मतलब ये सब चीज़ें नहीं हुई हैं। केस कहाँ गया, मैंने लिखा था, ये केस तीन केसेस आए हैं, पुराने केसेस हैं होने को तो, लेकिन ये तीनों केस इन बातों से संबंधित हैं। और ये बात यहाँ कहते हैं, मैं तीनों केसेस के नाम लिख देता हूँ। इन्हीं केसेस में कहा, इन तीनों के बारे में कहा कि इन पे कोई काम नहीं किया गया है, तो ये ऐसा चार्ज इनवैलिड है। उन केसेस के मैं नाम लिख देता हूँ। ए के चटर्जी वर्सेस स्टेट, ए के चटर्जी वर्सेस स्टेट, ये 92 का है, CRLJ। एक केस इसमें भी यही बात दोहराई उन्होंने। एक केस था नगप्पा वर्सेस स्टेट, ये भी उसी समय का है, हो सकता है कि ज्वलंत रहा हो उस समय, CRLJ 1982। और एक तीसरा केस और था
चंद्रसेन वर्सेस स्टेट। ये भी 1982 का है, CRLJ। तो इन केसेस में ये कहा कि इन्होंने कि यदि इन पे आपने विचार नहीं किया है तो ये आपका जो चार्ज है वो वैलिड नहीं है। लेकिन एक बड़ा अच्छा केस 2000 पहले भी आया है, 1987 में है, और उत्तर प्रदेश राज्य जितेंद्र कुमार, और बाद में अभी एक नया केस इसमें आ रखा है, स्वराज सिंह अहलावत वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। ये 2013 का सुप्रीम कोर्ट का केस है। उन्होंने कहा कि संदेह के आधार पर, इन्होंने जो बात कही है इस केस में कि सिर्फ संदेह है, आधार पर डिस्चार्ज नहीं। मतलब नो डिस्चार्ज ऑन द ग्राउंड ऑफ सस्पिशन, कि संदेह है किसने ऐसा अपराध किया हो, संदेह के आधार पर इस लेवल पर 239 में किसी भी व्यक्ति को डिस्चार्ज नहीं किया जा सकता है। मान लो कभी कभी ऐसा है कि सरकारी वकील नहीं आया, तो सरकारी वकील की अनुपस्थिति है। सरकारी वकील का मतलब है यहाँ पे APO, वो अनुपस्थित है, तब की क्या स्थिति होगी। तो यदि वो अनुपस्थित है तो सिर्फ रहा होगा एक मामला जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य वर्सेस जितेंद्र कुमार का मामला है, जिसमें अपील हुई, मामला आगे तक गया। तो उसमें ये कहा कि सरकारी वकील की अनुपस्थिति है वो तो नहीं आ पाया, लेकिन मजिस्ट्रेट ने विचार कर लिया था और इसके आधार पर डिस्चार्ज कर दिया। तो उस डिस्चार्ज को चैलेंज किया कि मजिस्ट्रेट का जो डिस्चार्ज है वो गलत है। अब देखो यहाँ पे समझने की कोशिश करना कि मान लो डिस्चार्ज यहाँ कर दिया है, डिस्चार्ज का ऑर्डर दे दिया है, तो उसका क्या है, उसकी रिवीजन हो जाएगी, सेशन जज के जाएगा, सेशन जज से वो हाई कोर्ट जाएगा, हाई कोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट तक जा सकती है। इस तरह ये मामले आगे चले जाते हैं। तो सिर्फ इसके आधार पर छोड़ दिया, तो उन्होंने कहा कि गलत है, इस तरह का जो डिस्चार्ज है वो गलत है, इस तरह आप नहीं छोड़ सकते, इस तरह आप उसको नहीं छोड़ सकते। तो 239 था, मैंने थोड़ा सा विस्तृत तरीके से समझाने की कोशिश की, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई चीज़ ऐसी तो नहीं है जो रह गई हो मेरे से, क्योंकि इस पे हमेशा ही एक विवाद बना रहता है। फिर आगे चलते हैं 240 फ्रेमिंग द चार्जेस। फ्रेमिंग द चार्ज ये हमने पढ़ा था, सेशन ट्रायल में भी सेम ही था। इसमें क्या है कि अपॉन कंसिडरेशन, अपॉन इसकी जो लाइन है पहले कि इफ़ अपॉन सच कंसिडरेशन
एग्जामिनेशन इफ़ एनी एंड हियरिंग, तो यहाँ पे सुनवाई, उस पे विचार, ये सब चीज़ें करने के बाद मजिस्ट्रेट इज़ ऑफ ओपिनियन दैट देयर इज़ ए ग्राउंड फॉर प्रिज्यूमिंग दैट एक्यूज्ड हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। यहाँ इस बात को पढ़ने से पता क्या लगती है, इन लाइनों को पढ़ने से ये पता लगता है कि दीज हियरिंग अंडर सेक्शन 239 is so important because these lines are once again repeated under section 240। तो ये लाइनें दोबारा से रिपीट हो रही हैं, दोबारा से ये कह रहा है कि चार्ज, अब उसका उल्टा करके पढ़ें तो चार्ज कैन नॉट बी फ्रेम्ड if there is no consideration, there is no examination, there is no hearing, there is no given an opportunity to hear both the parties। तो इसका मतलब ये है कि चार्ज नहीं लगाया जा सकता यदि नहीं है। फिर कहता है कि इन सब पे करने के बाद मजिस्ट्रेट का विचार है, मजिस्ट्रेट का ओपिनियन है कि चार्ज लगाया जाना चाहिए। तो फिर मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि चार्ज लगाया जाना चाहिए, तो वही प्रक्रिया कौन सी, जिसमें उसको राइटिंग में, लिखित में, इन राइटिंग में चार्ज लगाया जाएगा। वही कि मैं और अधिकारी का नाम आप पर ये आरोप लगाता हूँ कि इतने तारीख को आपने फलां व्यक्ति के घर में गृह भेदन किया, हाउस ब्रेकिंग की, या आपने वहाँ चोरी की। ये अलग अलग चार्जेस हैं जो चार्ज के चैप्टर में, चार्ज के लेक्चर्स में आप समझ सकते हैं कैसे कैसे होता है, कैसे कैसे लगता है, वो मैंने बहुत अच्छे से बताया हुआ है। तो ये सारा चार्ज उसी रूप में बता दिया जाता है और उसको चार्ज उसके सामने पढ़ा जाएगा, उसको समझाया जाएगा कि ये चार्ज आप पे लगे हैं। ठीक है। अब देखो यहाँ जो बड़ी इम्पोर्टेंट बात है फ्रेमिंग ऑफ द चार्जेस में है कि भाई चार्ज तो हमने फ्रेम कर दिया। लाइन देखिएगा आप डायरेक्ट में कि देयर इज़ ए ग्राउंड फॉर प्रिज्यूम दैट एक्यूज्ड हैज़ कमिटेड एन ऑफेंस। ग्राउंड है तो सबसे पहले ये सब चीज़ें किस पे आधारित हैं, कि ग्राउंड है मतलब जिसके आधार पर चार्ज लगना चाहिए वो ग्राउंड है। ग्राउंड नहीं है तो वही 239 की बात थी, डिस्चार्ज था। ग्राउंड है तो चार्ज लगना चाहिए। फिर यहाँ एक इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट लाइन है कि सच मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई। बड़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, सच मजिस्ट्रेट कि ऐसे मामले को वो मजिस्ट्रेट विचारण करने के लिए सक्षम है या नहीं है, ये मजिस्ट्रेट को जानना चाहिए, समझना चाहिए। इफ़ ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई, यहाँ थोड़ी सी बात समझ लीजिएगा, फिर रिपीट कर रहा हूँ कि नीचे आप देखते हैं कि एक मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास होता है, एक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास होता है। मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास में अब जो मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है इसके दो डिवीज़न हो गए, एक तो जूनियर डिवीज़न
और एक हो गया सीनियर डिवीज़न। वरिष्ठ खंड और कनिष्ठ खंड, है ना। तो ये वरिष्ठ खंड और कनिष्ठ खंड का मतलब क्या है? देखो, ये मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास तो समझ में आता है। वरिष्ठ खंड और इनका मतलब है ये जनरली सिर्फ जेएम है, और ये सीजीएम और एसीजीएम है। मतलब दोनों ही मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास हैं। राजस्थान में यू विल बी सेलेक्टेड तो आप यहीं से जेएम से शुरुआत करेंगे। कुछ स्टेट ऐसी हैं जहां सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट से शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे मजिस्ट्रेट जो जेएम फर्स्ट, ये भी फर्स्ट क्लास है मजिस्ट्रेट, ये भी मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है। तो इनकी स्थिति क्या है? तो ये जो जेएम है, जूनियर डिवीज़न वाला है, तो ये 3 साल तक की सज़ा दे सकता है, 3 इयर्स, और 10,000 रुपये तक का फाइन कर सकता है। ये एसीजीएम सीजीएम 7 वर्ष तक की सज़ा दे सकते हैं, और असीमित जुर्माना, है ना, असीमित जुर्माना कर सकते हैं। तो जुर्माना यहाँ सीमित नहीं है। ये भी मैंने बताया है कि ये किसके लिए? एक अपराध के लिए। बात समझिएगा, एक अपराध के लिए। अपराधों की संख्या बहुत सारी है, केस एक चल रहा है, एक ही विचारण में अपराधों की संख्या बहुत है। जैसे चोरी भी की, कोई चीज़ भी तोड़ दी, घर में भी प्रवेश किया, और कुछ भी किया, वो सारे के सारे। अब वो बंच ऑफ केसेस हैं, बंच ऑफ एक्शंस हैं। तो उसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ 7 साल की ही सज़ा देगा इतने सारे केसेस किए। यहाँ पे एक केस की बात हो रही है कि 7 साल तक की सज़ा दे सकता है, अनलिमिटेड जुर्माना कर सकता है, और यहाँ पे 3 साल तक का जुर्माना कर सकता है। तो बहुत सारे केसेस हों तो यही सज़ा हो जाती है। पहले पढ़ा चुके हैं, यदि आपको नहीं जानकारी है तो पुराने लेक्चर्स को, जो प्रारंभिक स्तर के लेक्चर हैं, उन्हें देख लीजिएगा। तो यहाँ 14 वर्ष तक चला जाएगा, है ना, और यहाँ ये 6 वर्ष तक चला जाएगा। तो ये 14 और 6 वर्ष है ना, ये एक्सेप्शनल कंडीशन है। एक्सेप्शनल का कह सकते हैं कि ये जो कंडीशन है वो उस स्थिति में है जब बहुत सारे केसेस हों। एक केस के लिए तो वही 7 साल और ये, ठीक है ना। तो मान लो जेएम है और उसे ये लगता है कि इसमें तो सज़ा बहुत ज़्यादा है, 7 साल है या और। जैसे आप पीछे का एक शेड्यूल प्रथम अनुसूची देखें, एक बार निकाल लें तो आप देखिएगा उसमें जो सज़ाएं हैं, जैसे कहीं 3 साल की सज़ा लिखी हुई है, कहीं 7 साल की लिखी हुई है, कहीं 6 महीने की सज़ा लिखी हुई है, ठीक है ना। और सभी में लिखा है मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास लिखा हुआ है, जहाँ जहाँ मजिस्ट्रेट सुनवाई कर सकता है। तो आपके दिमाग में आता होगा कि एसीजीएम के या सीजीएम के केस कैसे जाता है। तो यहाँ पर यदि मजिस्ट्रेट कॉम्पिटेंट नहीं है और उसे लगता है कि इस मामले में सज़ा ज़्यादा दी जाएगी, 7 साल की दी जानी चाहिए, 10 साल तक की भी कई केसेस हैं तो उनमें दी जानी चाहिए, तो उसका काम क्या है? तो वो यहाँ पे ये बता रहा है, इसका उल्टा करके पढ़ते हैं तो इसका मतलब ये है कि इफ़ ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई बट केस इज़ नॉट एक्सक्लूसिव ट्रायल बाय सेशन जज, देन he will send such case to the CJM। तो जब उसे ऐसा लगता है कि he is not competent, है ना, if not competent, तो उसे CJM को भेज दे। प्रश्न उठता है कि
ये यहाँ लिखी हुई नहीं है। बहुत सारे वेरियस केसेस में हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने इसमें क्लियर कर दिया कि इसका मतलब ये है कि मजिस्ट्रेट इज़ कॉम्पिटेंट टू ट्राई, तब वो करेगा, उस केस को वहीं आगे प्रोसीड कर सकता है, चार्ज फ्रेम कर सकता है। इफ़ ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई तो विल सेंड टू द मैटर टू द CJM, है ना। अब जैसे आगे आएंगे सेक्शन, यहीं पे मैं बता देता हूँ, बहुत सारे सेक्शन हैं CJM और इनके पास भेजने के लिए। जैसे 322 है, 323 है, 325 है, तो सॉरी 324 भी है। ये वाले सेक्शन हैं कि कौन कौन सी स्थिति में मजिस्ट्रेट मामले को वहाँ भेजता है। जैसे उसे लगता है कि वो पर्याप्त दंड नहीं दे सकता है तो मामले को मजिस्ट्रेट को भेज देगा। बाद में पता लगा, पूरा ट्रायल कर लिया, ट्रायल के बाद पता लगा हस्ताक्षर नहीं किए कि इसमें तो ज़्यादा वो होना चाहिए, सज़ा होना चाहिए, तो 324 में भेज दिया। 325 में मजिस्ट्रेट को, 322 में उसे लगता है कि ये मामला तो CJM से सुना जाना चाहिए, गलत जुरिडिक्शन में आ गया है। तो ये केसेस, ये सेक्शंस हैं, वैसे यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन चूंकि इनकी कनेक्टिविटी यहाँ किसी कारण से आ रही है तो मेरे मस्तिष्क ने वहाँ आपको कनेक्ट किया। तो एक बार देख जरूर लीजिएगा इनको साथ साथ ही, है ना। तो 322, 323, 324, 325, तो इस तरह मजिस्ट्रेट भेजता है मामले को CJM को, ठीक है ना। इन सेक्शंस में ये बात दे रखी है। तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं कि मजिस्ट्रेट इज कॉम्पिटेंट टू ट्राई एंड विच इन हिज ओपिनियन कुड बी एडिक्वेटली पनिश्ड बाय हिम, कि वो उसकी सज़ा दे सकता है, जो मैंने अभी सारी बात डिस्कस कर ली। इफ़ ही इज़ नॉट कॉम्पिटेंट टू पनिश विच इज़ रिक्वायर्ड पनिशमेंट, रिक्वायर्ड फाइन, तो वो कैसे करेगा जब उसे ये राइट ही नहीं है, तो वो कैसे करेगा। तो यहाँ पे वो मामले को पहले ही भेज दे। तो एक तरह से 240 ये कहना चाहता है कि नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पहले ही उसको CJM को अपने को भेज देना चाहिए। CJM खुद सुनाएंगे या ACJM को सुनाएंगे। लेकिन अब उल्टी बात करते हैं, हाँ ये भी था कि उसे ये पता लग जाए कि इट इज़ एक्सक्लूसिवली ट्रैवल बाय द मजिस्ट्रेट, तो मैंने पहले ही बता दिया, वो सॉरी ट्रैवल बाय द सेशन जज, तो 209 डिस्कस किया था हमने कल, तो उसमें भेज देगा सेशन जज में। लेकिन यहाँ उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो ही शैल फ्रेम इन राइटिंग अ चार्ज अगेंस्ट एक्यूज्ड, तो एक्यूज के खिलाफ एक चार्ज बनाएगा। देन चार्ज शैल बी रीड एंड एक्सप्लेन्ड टू द एक्यूज्ड, उसे पढ़कर सुनाया जाएगा, समझाया जाएगा। एंड ही शैल बी आस्क्ड वेदर ही प्लीड्स गिल्टी, कि उसे पूछा जाएगा कि भाई आप क्या चाहते हैं, जुर्म स्वीकार करते हैं या अनवीक्षा चाहते हैं या ट्रायल चाहते हैं। तो वो कहता है कि साहब मेरे को तो अनवीक्षा चाहिए, ट्रायल चाहिए, तो उसका ट्रायल होगा। तो चार्ज फ्रेम में ये स्थिति आ जाएगी जो मैंने अभी आपको बताई। हाँ, लेकिन जो चार्ज सुनाया गया उसमें ही वो कह देता है कि साहब मेरे को तो मैं अपना जुर्म स्वीकार करता हूँ, तो उसके लिए 241 बनाया हुआ है। 241 कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी। ही प्लीड्स गिल्टी कि हाँ साहब मैंने ही अपराध किया है, तो मजिस्ट्रेट में पनिश हिम
मजिस्ट्रेट उसको पनिश कर सकता है। वही बात कि यहाँ पर भी मे शब्द यूज़ किया गया है, किसी मजबूरी में कर रहा है, किसी कारण से कर रहा है, तो वो हो सकता है कि उसे पनिश ना करे। वो स्वीकार भी कर रहा है, जुर्म स्वीकार, हाँ साहब मैंने ही अपराध किया है, उन्होंने कहा ठीक है, तो भी कन्विक्शन करना न करना, इट डिपेंड्स ऑन द ओपिनियन ऑफ द मजिस्ट्रेट। मजिस्ट्रेट की ओपिनियन पर आधारित है कि वो उसे पनिश करे या ना करे। यदि उसे पनिश नहीं करता और वो गिल्टी होना प्लीड नहीं करता, तब क्या करेगा? तब फिर वही प्रक्रिया जो सेशन उसमें थी, एविडेंस फॉर प्रोसिक्यूशन, है ना। प्रोसिक्यूशन का जो एविडेंस है वो उनसे कहा जाएगा भैया आप अपनी एक लिस्ट दे दीजिए, जो आप लिस्ट देना चाहते हैं, तो उस लिस्ट को आप दे दीजिएगा। प्रोसिक्यूशन लिस्ट उनसे मांग ली जाएगी और जितने भी विटनेस हैं उनको अब यहाँ पे सबसे पहले विटनेस हैं, तो सबसे पहले क्या करेंगे, विटनेस लिस्ट, विटनेस लिस्ट मांगी जाएगी। भाई विटनेस लिस्ट दो, साक्ष्यों की सूची। साक्षियों की सूची मांगी जाएगी उससे, और जब साक्षियों की जो सूची मांगी जाती है तो वो बताते हैं कि साहब हमारा वही जो मैंने कल बताया था, PW1, PW2, PW3 और जो भी उनके आर्टिकल्स हैं, डॉक्यूमेंट हैं, कोई सामान है, आर्टिकल मैंने बताया था कि मान लो कोई हथियार है, कुछ है, वो सब चीज़ें उनकी सूची वो उनमें दे देते हैं। कोर्ट पूछती है कि क्या आपको कोई प्रोसेसेस रिक्वायर्ड हैं, किसी को बुलाना है, आदेशिकाएं जारी कराना चाहते हैं, तो कोई आदेशिकाएं यदि रिक्वायर्ड हैं कि साहब उसे समन से बुलाइए, ये करिए, तो कोई समन की रिक्वायरमेंट है, किसी की रिक्वायरमेंट है, तो उन्हें वो समन भी कर सकते हैं। तो वो जब लिस्ट ली जाती है तो उनसे जो भी प्रोसेसेस की बात कही जाती है तो वो करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये लिस्ट उनसे ले ली जाती है। अब देखो सेशन ट्रायल में क्या सेक्शंस अलग अलग बहुत सारे सेक्शंस थे। यहाँ पर सेक्शंस की संख्या कम है, लेकिन एक ही सेक्शन में कई चीज़ें समेट दी गई हैं। ठीक है, तो 242 को मैं एक बार रीड करता हूँ कि इफ़ द एक्यूज रिफ्यूज टू प्लीड और डज नॉट प्लीड और क्लेम टू बी ट्राई, द मजिस्ट्रेट डज नॉट कन्विक्ट अंडर सेक्शन 241, द मजिस्ट्रेट शैल फिक्स अ डेट फॉर एग्जामिनेशन ऑफ एंट्रेंस। ये बात समझ में आ गई, समझा चुका हूँ। प्रोवाइड दैट द मजिस्ट्रेट शैल सप्लाई एडवांस टू द एक्यूज एंड स्टेटमेंट ऑफ विटनेस एंड रिकॉर्ड ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन बाय द पुलिस। जो भी विटनेस लिस्ट आ रही है या जो भी चीज़ें हैं, तो ये सारे की सारी कॉपी जो भी रिकॉर्ड है वो उपलब्ध करा देना चाहिए एक्यूज्ड को भी कि भाई ये हमारे विटनेसेस आएंगे और इनके माध्यम से ये चीज़ें हम साबित करना चाहते हैं। मान लो कोई लिस्ट में नहीं है तो आगे हम सेक्शन 311 है, 311 है, मान लो कोई नहीं है जिसे हमने विटनेस लिस्ट में नहीं रखा लेकिन अब हम बुलाना चाहते हैं तो बुला सकते हैं।
ऐसा नहीं है जिसका नाम पहले नहीं दिया हुआ और उसे ज़रूरत पड़ती है तो कोर्ट नहीं बुला सकती, बुला सकती है। हाँ, यहाँ पे एक बात और है कि ये जैसे चार्ज लगा था, तो एक सेक्शन आगे पढ़ने में आएगा 319। तो 319 की प्रक्रिया को, 319 में क्या है कि कोर्ट क्या करती है कि जो अभियुक्त नहीं बनाया गया है, जो अभियुक्त नहीं बनाया गया लेकिन अभियुक्त था, पुलिस ने नहीं बनाया और उसके लिए चार्जशीट भी नहीं लेके आई पुलिस, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट जोड़ना चाहती है। कोर्ट को लगता है कि अच्छा अभियुक्त तो ये नहीं, ये है, तो ऐसे व्यक्ति को कोर्ट जोड़ सकती है। तो वो 319 सीआरपीसी में दे रखा है। तो चार्ज के टाइम पे ऐसी उसकी आवश्यकता नहीं कि इस बात पर डिस्कशन किया जाए। ये एविडेंस होने के बाद की स्थिति है, बाद की स्टेज है सामान्यतया, ठीक है ना, जो प्रोसिक्यूशन एविडेंस हो जाए। तो इस तरह जो भी लोग होते हैं जो साक्षी के तौर पर उपस्थित होना चाहते हैं, उन सबको की सूचना एडवांस में उसको दे दी जाती है। द मजिस्ट्रेट में ऑन एन एप्लीकेशन द प्रोसिक्यूशन इशू अ समन और एनी ऑफ इट विटनेस एंड डायरेक्टिंग हिम टू अटेंड और प्रोड्यूस एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। कोई चीज़ मंगानी है, जो मैं अभी बता रहा था, प्रोसेस की रिक्वायरमेंट है, तो वो जमा कराने के लिए कह सकते हैं। फिर ऑन द डेट ऑफ फिक्स द मजिस्ट्रेट शैल प्रोसीड टू टेक ऑल सच एविडेंसेस एज मे बी प्रोड्यूस्ड इन सपोर्ट ऑफ द प्रोसिक्यूशन। उनकी जो भी डेट फिक्स की गई है, अब जैसे डेट जो भी फिक्स कर दी, आज से चलना शुरू हुआ, तो PW1 के बयान हो गए, PW2 के, PW3 के, फिर वो बयान कंटिन्यूशन में चलते जाएंगे। तो सारे विटनेसेस को, उनके सारे विटनेस, पहले प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेसेस को बुलाया जाएगा। प्रोवाइड दैट द मजिस्ट्रेट में permit the cross examination of any witness to be deferred until any other witness or witnesses have been examined or recall any witness for further cross examination। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा सा डिस्कस करने की है कि जो विटनेस आ रहे हैं, तो विटनेस जब आ रहे होते हैं, मान लो जैसे PW1 आया, कोर्ट में आया, तो PW1 से ये एविडेंस एक्ट की बात है, लेकिन चूंकि यहाँ आ गई है थोड़ी सी, तो मैं उसे क्लियर कर रहा हूँ। PW1 की बात है, तो एक होती है एग्जामिनेशन इन चीफ, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा वो जिसने बुलाया है, प्रोसिक्यूशन बुला रहा है, तो वो कहेगा, तो वो अपने बयानों को कराना चाहता है, अपनी बात करवाना चाहता है ना। लेकिन डिफेंस वाले, जैसे PW1 ने अपनी जो भी बात कही, तो जो डिफेंस का एडवोकेट है वो कहेगा साहब मैं इससे बात पूछना चाहता हूँ, तो फिर वो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करता है, उससे क्रॉस एग्जामिनेशन प्रति परीक्षा करता है, उससे प्रश्न पूछता है, आप ये बताइए, ये बताइए। तो एक बार उन्होंने सारी बात अपने जो प्रोसिक्यूशन का जो वकील है, जो PP है या APP है, जो अपनी सारी बात जो वो कोर्ट को समक्ष विटनेस से कहलवाना चाहता है, वो सारी की सारी उसने कहलवा दी। फिर मौका दिया जाएगा किसको, डिफेंस के एडवोकेट को, कि भाई अब हम भी पूछना चाहते हैं कि आप, तो उसको एग्जामिनेशन इन चीफ, वो एग्जाम क्रॉस एग्जामिनेशन बोलते हैं। और जो प्रोसिक्यूशन विटनेस है और जो प्रोसिक्यूशन ऑफिसर करा रहा है, वो एग्जामिनेशन इन चीफ कहलाता है। तो यहाँ पे एक बात कही है कि जो क्रॉस एग्जामिनेशन है कैन बी डेफर्ड, तो वो कह सकता है। दो चीज़ें यहाँ पे समझ लीजिए। पहली बात तो, मान लो कोई ऐसा विटनेस है जिसके संबंध में ये कहा जा रहा है कि साहब यहाँ अभी इस विटनेस को हम छुपा के रखना चाहते हैं, इसकी बात बाद में कराएंगे, पहले डिफेंस जो कुछ भी कहना चाहता है वो कह दे, तो डिफेंस तो किसी को वो डेफर कर सकता है कि नहीं नहीं इसको बाद में कराएंगे, इस विटनेस का नंबर बाद, पहले तो सूची, पहले प्रोसिक्यूशन के सारे विटनेस आ रहे हैं, तो प्रोसिक्यूशन के विटनेस को डेफर कर दिया बाद के लिए। तो क्या कर सकते हैं, तो वो यहाँ कहता है हाँ कर सकते हैं। क्या उनके क्रॉस एग्जाम, किसी जैसे अब मान लो PW1 से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है मुझे,
या PW2 से क्रॉस एग्जामिनेशन करना है, तो PW2 का क्रॉस एग्जामिनेशन मेरे से रोक दिया, उन्होंने कहा बाद में कर लेना। अभी प्रोसिक्यूशन ने कहा साहब इसको इससे ये ना पूछा जाए, बाद में करवाना। तो क्या ऐसा कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं, दोबारा मैं पढ़ रहा हूँ लाइन, प्रोवाइडर मजिस्ट्रेट में परमिट द क्रॉस एग्जामिनेशन ऑफ एनी विटनेस टू बी डेफर्ड। किसी भी विटनेस की जो क्रॉस एग्जामिनेशन है, जो प्रति परीक्षा है, वो डेफर की जा सकती है until any other witness or witnesses have been examined, किसी दूसरों की हो जाने दो जब, या किसी दूसरे को बुला लेने दो, recall any witness for further cross examination। ठीक है ना, ये मैंने आपको बात बताई। तो इस तरह प्रोसिक्यूशन विटनेसेस की पूरी लिस्ट जैसे ही समाप्त हो जाती है, तो फिर क्या होगा कि जो डिफेंस के एविडेंस आएंगे। कल आपसे सेक्शन 313 की यहाँ बात की थी। ये स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड हैं। आप ये कहोगे कि यहाँ तो बेयर एक्ट में कहीं लिखा है नहीं इसके बारे में, तो आप लोग बेयर एक्ट में ये देख लो, खोल लो अपना बेयर एक्ट। तो इसकी क्या है कि यहाँ ये कहता है कि एट एनी स्टेज, at any stage of inquiry और ट्रायल, इंक्वायरी और ट्रायल के किसी भी स्तर पर ये बयान लिए जा सकते हैं। इसको आप कह सकते हैं कि एक्यूज्ड के जो एक्यूज से एक तरह से सफाई मांगी जा सकती है कि आप इन विटनेसेस के संबंध में क्या कहना चाहते हो। जो प्रोसिक्यूशन के इतने सारे विटनेस आए, इनके संबंध में क्या कहना चाहते हो, हर एक के संबंध में पूछता है वो कि PW1 आपके लिए ये कह रहा है, आप क्या कहना चाहते हैं। वो कहते हैं कि साहब मेरे से दुश्मनी है। PW2 ये कहता है, वो तो सब मेरा पुराना केस चल रहा है। PW3 ये कहता है कि PW3 के खिलाफ मैंने अभी FIR दर्ज कराई। तो मतलब वो अपनी बातें रख सकता है। मान लो कुछ नहीं किया है तो भी अपनी बात रख सकता है, उन्हें कह सकता है नहीं सब झूठ बोल रहा है। दूसरा, इसमें कोई ओथ नहीं, विटनेसेस को ओथ दिलाई जाती है लेकिन नो ओथ, कोई ओथ नहीं दिलाई जाएगी। मान लो झूठ बोल रहा है, तो झूठ बोल रहा है तो उसके खिलाफ किसी भी प्रकार का कोई केस नहीं चलेगा गिविंग फॉल्स एविडेंस का। लेकिन और विटनेस करते हैं और दे आर गिविंग डेलिबरेटली फॉल्स एविडेंस, दे मे बी प्रोसिक्यूटेड, वो दंडित किए जा सकते हैं। तो ये ओथ नहीं दिलाई जाती इसको, ठीक है ना। और किसी भी स्टेज पे हो सकते हैं, लेकिन व्यवहारिक तौर पे क्या हो रहा है, व्यवहारिक तौर पे ये हो रहा है कि ये जो बयान है, जैसे प्रोसिक्यूशन के विटनेसेस के बयान कंप्लीट होते हैं तो उसके संबंध में जब उससे पूछा जा रहा है विटनेसेस के संबंध में, तब 313 के बयान आते हैं, ठीक है ना। क्योंकि जैसे ही ट्रायल के सेक्शंस पढ़ते हो तो उसमें तो ऐसा नहीं दिया हुआ, लेकिन फिर ये सेक्शन भी तो है ना 313, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब बात आती है, जैसे प्रोसिक्यूशन को मौका दिया गया, ऐसे ही अब एक्यूज्ड को भी मौका दिया जाएगा कि भाई आप भी अपनी बात रखो। तो इसके लिए सेक्शन 243 एविडेंस फॉर डिफेंस, एविडेंस फॉर डिफेंस। तो जो डिफेंस है, डिफेंस के एविडेंसेस भी वैसे ही लिस्ट दी जाएगी
जो रिपीट किया था प्रोसिक्यूशन में वही सेम अपॉर्चुनिटी इसको दी जाएंगी कि भैया आपसे आप अपनी कोई लिस्ट है, लिस्ट ऑफ डिफेंस विटनेस ने आप पेश कर दीजिए, कोई आर्टिकल्स हैं तो वो भी आप दे दीजिए, आप पे कोई डॉक्यूमेंट हैं तो वो भी को एग्जिबिट करा दीजिए। तो एक नया शब्द आ गया एग्जिबिट। एग्जिबिट मतलब कोर्ट के ज्ञान में लाना होता है। डॉक्यूमेंट जो भी हम ये चाहते हैं कि ये डॉक्यूमेंट फाइल का हिस्सा हो तो उन डॉक्यूमेंट्स को देना होता है, तो उन्हें ला दीजिए। तो ये सारा का सारा जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह हैं, उनको इसमें ला दिया जाता है। ठीक है ना। तो फिर दूसरा इससे भी यही पूछा जाता है कि भैया कोई प्रोसेसेस तो नहीं इश्यू करानी है, कोई समन तो नहीं निकलवाने हैं। तो कोई समन निकलवाने हैं, कोई प्रोसेसेस निकलवानी है, तो ये इसके पास भी जैसे प्रोसिक्यूशन को जितना भी था वो सारे के सारे इसको राइट हैं। तो मैं पढ़ता हूँ 243। द एक्यूज शैल देन बी कॉल्ड अपॉन टू एंटर अपॉन हिज डिफेंस एंड produce his evidence, and if the accused puts in any written statement, the magistrate shall file it with the record। तो जो accused है उस में अपने कोई written statement भी देना चाहता है, accused in itself कॉम्पिटेंट विटनेस, वो अपने आप को भी विटनेस के तौर पर कहता है, सब मैं विटनेस, एक मैं विटनेस खुद हूँ, तो वो एक एप्लीकेशन लगाए इन राइटिंग कि मैं विटनेस के तौर पर बनना चाहता हूँ, तो वो भी विटनेस लिस्ट में आ जाएगा। बाकी 313 के बयानों के संबंध में भी यही बात है कि उसके कोई रिटन स्टेटमेंट भी हैं तो वो भी दे सकता है। इफ द एक्यूज्ड आफ्टर ही हैज़ एंटर्ड अपॉन हिज डिफेंस अप्लाइज टू द मजिस्ट्रेट टू इश्यू एनी प्रोसेसेस, जो मैंने बता दिया, फॉर कंपेलिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी विटनेस फॉर द पर्पज ऑफ एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन और द प्रोडक्शन ऑफ एनी डॉक्यूमेंट और अदर थिंग। कोई भी वस्तु ऐसी है जिसे कहते हैं कि भाई हमें चाहिए, तो वो भी मंगा सकता है। द मजिस्ट्रेट शैल इश्यू सच प्रोसेसेस अनलेस ही कंसिडर्स दैट सच एप्लीकेशन शुड बी refused on the ground that it is made for the purpose of vexation or delay for defeating the ends of justice, and such ground shall be recorded by him in writing। तो यहाँ पर ये थोड़ी सी एडिशनल बातें हैं कि अभियुक्त को लगता है सज़ा हो जाएगी, मामले को थोड़ा डिले कर दें, समय बर्बाद कर दें, तो वैक्सेशन के लिए या डिले के लिए इस तरह के या जो न्याय के उद्देश्य हैं उनको विफल करने के लिए कोई एप्लीकेशन लगाई है इस स्तर पर, तो इट मे बी डिक्लाइंड। तो इस तरह की जो एप्लीकेशन है उन्हें मना किया जा सकता है कि नहीं। ये प्रोसिक्यूशन के साथ में नहीं थी, प्रोसिक्यूशन विटनेस में, लेकिन डिफेंस में है कि यदि डिफेंस में ऐसा करता है तो उसकी ऐसी एप्लीकेशन को खारिज किया जा सकता है। प्रोवाइड दैट व्हेन द एक्यूज्ड हैज़ क्रॉस एग्जामिन्ड एंड और had the opportunity of cross examination and witness before entering on his defense, the attendance of such witness shall not be compelled under the section unless the magistrate is satisfied that it is necessary for the ends of justice। यहाँ पे जो बात बताई गई है कि जो एक्यूज्ड है उसके साथ कोई प्रतिपरीक्षा हुई है, जहाँ पे थोड़ा सा ऐसे समझ लें, जैसे ये क्या करेंगे, DW1 DW2 DW3 इस तरह की ही, DW4 जो भी इस तरह के हैं, मान लो ये है, तो वहीं पे जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे डिफेंस का जो एडवोकेट है वो करा रहा होगा तो वो एग्जामिनेशन इन चीफ कराएगा, पहले वो अपनी बात रखेगा, अच्छा आपने ऐसे ऐसे वो सारी बातें अपने एविडेंस करा देगा, फिर उसके साथ पे क्रॉस करेगा प्रोसिक्यूशन। ठीक है ना। व्हेन द एक्यूज्ड हैज़ क्रॉस एग्जामिन्ड
एक्यूज का क्रॉस एग्जामिनेशन हो चुका है और हैड द अपॉर्चुनिटी ऑफ क्रॉस एग्जामिनिंग एनी विटनेस बिफोर एंटरिंग ऑन हिज डिफेंस। मान लो पहले हमने छोड़ा था कि साहब ये आदमी हमने छोड़ दिया था, हम डिफेंस के टाइम पे इससे क्रॉस एग्जामिनेशन कराएंगे, तो वो अपॉर्चुनिटी भी अभी यहाँ अवेलेबल रहेगी, वो भी अभी कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि न्याय के उद्देश्य के लिए ये आवश्यक है, तो वो ऐसा कर सकते हैं। जब भी डिफेंस का एडवोकेट कोई प्रोसेस इश्यू कराना चाहता है, समन कराना चाहता है, तो उनकी एक रीजनेबल फीस है, वो फीस जमा करानी पड़ेगी। जो भी एक्सपेंसेस हैं, डाक के खर्चे हैं, डाक महसूल है, वो आपको जमा कराना पड़ेगा। द मजिस्ट्रेट में बिफोर समनिंग एनी विटनेस ऑन एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 2 and require that the reasonable expenses incurred by the witness in attending for the purpose of the trial be deposited in the court। तो यहाँ तक 243 तक का पोर्शन जो मैंने आपको पहले बताया था, यदि आपको शुरुआत में ध्यान हो तो वो यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। फिर मैंने आपको बताया था कि आगे जाके एक साथ एक हो जाती हैं, तो 244, 245, 246, 247 ये आपको एक दूसरे ट्रायल का तरीका है, वो पढ़ना है। इसे मैं कल मैं आगे जोड़ूंगा इसको अलग से। तो अब पहले हम सीधे आ जाते हैं यहाँ पे एक तरह से 248 पे। मैंने आपको बताया था कि कंक्लूज़न ऑफ ट्रायल जो सी पार्ट है इसका, तो ये पार्ट बीच के सेक्शन हट गए, बीच के सेक्शन कंप्लेंट केसेस में है। तो सीधे आ जाते हैं हम 248 पे। 248 पे आ जाते हैं, एक्विटल और कन्विक्शन। तो अब देखो परिणाम यही होना है सारा होने के बाद। अब जैसे सेशन ट्रायल में आप देख रहे थे आर्ग्यूमेंट, ये तो क्या आर्ग्यूमेंट और ये सब इसमें नहीं होंगे? हाँ, सब होंगे यहाँ पे भी, ये सारे के सारे सब होंगे। सेक्शंस में एक जगह इकट्ठा कर दिया, वहाँ हर सेक्शन को अलग अलग बनाया गया था। तो दोनों वकीलों के आपस में आर्ग्यूमेंट हो जाएंगे, और आर्ग्यूमेंट होने के बाद फिर या तो वो एक्विटल होना है या कन्विक्शन होना है उसका। यदि दोषी नहीं पाया जाता, एविडेंस से नहीं मिलता, ऐसा नहीं लगता, तो उसको एक्विटल किया जाएगा। अब देखो सेशन ट्रायल में जैसे एक सेक्शन था 232, वहाँ क्या था, प्रोसिक्यूशन विटनेस कंप्लीट हुआ और कोर्ट को लगता है कि नहीं कोई केस बनता ही नहीं है, तो वहाँ पे वो एक्विटल कर सकता था। यहाँ इस ट्रायल में ये ऑप्शन नहीं था, यहाँ फिर वही 248 का ऑप्शन है। एक्विटल और कन्विक्शन 248 में होते हैं, ठीक है ना, कि इफ एनी केस अंडर दिस चैप्टर इन विच चार्ज हैज़ बीन फ्रेम्ड द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द एक्यूज नॉट गिल्टी ही शैल रिकॉर्ड एन ऑर्डर ऑफ एक्विटल। तो दो ऑर्डर होंगे कि या तो ये ऑर्डर होगा और या ये ऑर्डर होगा, दोनों में से एक ऑर्डर होना है। when in any case under the chapter the magistrate finds accused guilty, तो जब accused को guilty पाता है तब कन्विक्शन का ऑर्डर होगा। तो कन्विक्शन का ऑर्डर जब होता है तो दो बातें हैं,
कि एक सेक्शन जो ऑर्डर हो रहा है तो 325 और एक 360। अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने 325 की बात की थी। 325 में उसे लगा ट्रायल तो सारी कर ली, लेकिन इसमें तो ज़्यादा दंड देना चाहिए, तो ज़्यादा दंड देना चाहिए और जो पर्याप्त दंड देने के लिए मैं कॉम्पिटेंट नहीं हूँ, तो मामले को सीजीएम को भेज देगा। ठीक है। दूसरा 360 है। 360 या प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के जो प्रोविजंस हैं उनका उपयोग कर सकता है। तो यहाँ पर चूँकि जिन जिन स्थानों पर प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट लागू है वहाँ 360 को ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पे प्रोबेशन का जो लाभ है या दिया जाना है तो प्रोबेशन का बेनिफिट देगा। अब जहाँ कन्विक्शन का गिल्टी डिक्लेयर किया जा रहा है, तो यहीं इसी को क्लोज में 2 में दे रखा है, वेयर एनी केस अंडर द चैप्टर द मजिस्ट्रेट फाइंड्स द एक्यूज्ड गिल्टी बट डज नॉट proceed in accordance with the provision of subsection section 325 or section 360, he shall, after hearing the accused on the question of sentence, pass sentence upon him accordance to law। तो जैसी भी स्थिति है वैसे ही करेगा। एक बात आपको ध्यान आ रही होगी 211(7) की, ये कल डिस्कशन में भी आया था। 211 क्लॉज 2 वो क्लॉज 7। इसमें क्या है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, पहले लेक्चर्स में है, रिपीट कर रहा हूँ कि प्रीवियस कन्विक्शन है, उसका कोई प्रीवियस कन्विक्शन है, तो प्रीवियस कन्विक्शन के संबंध में मैंने बताया था आईपीसी का सेक्शन 75 में कि प्रीवियस कन्विक्शन है तो मान लो उसने 3 साल तक की या इस तरह की कोई सज़ा की है तो वो 10 साल तक की सज़ा हो सकती है, आजीवन कारावास में परिवर्तित हो सकती है। तो वो जो जब वो चार्ज लगा रहे होते हैं तो चार्ज के क्या क्या कंटेंट होंगे, 211 में हम पढ़ रहे थे चार्ज के कंटेंट्स को, तो उसमें 211(7) में चार्ज का एक कंटेंट ये था कि क्या पूर्व में भी क्या ये आदमी इस तरह का अपराधी रहा है कि इस तरह का दोष इसके ऊपर रहा है, तो इस तरह की कोई दोष सिद्धि है तो उसको चार्ज में आया होगा। तो चार्ज में आएगा जब वो कन्विक्शन का ऑर्डर लिख रहा होगा, क्योंकि सज़ा पुरानी वाली नहीं दी जानी, सज़ा ज़्यादा दी जानी है, क्योंकि 211(7) का चार्ज भी है उस पर। तो जब 211(7) का है तो फिर जब सज़ा ज़्यादा दी जानी है तो उसे भी अपने उसमें लेगा। यहाँ पे 211(7) बनती, चार्ज में तो आपने लगा दी, बनती है या नहीं बनती है ये यहाँ पे एक विचारणीय प्रश्न होता है। तो यहाँ पे उसके लिए भी एक बहस का हिस्सा होता है, जिस जैसे कि मैंने पुराने लेक्चर में बताया था। वो कहता है साहब मैंने उसकी अपील कर रखी है, अभी फाइनल कन्विक्शन नहीं हुआ मेरा। जब फाइनल कन्विक्शन नहीं हुआ तो आप मेरे को कैसे ये कह सकते हैं कि मैंने प्रीवियस कन्विक्शन में 211(7) को अप्लाई नहीं होता मेरे ऊपर। तो वो अपनी बात रख सकता है, ही में प्रोड्यूस ऑल द डॉक्यूमेंट्स। तो क्लॉज 3 में जो बात दे रखी है, वेयर इन एनी केस अंडर दिस चैप्टर एंड प्रीवियस कन्विक्शन इज चार्ज्ड अंडर द प्रोविजन ऑफ सबसेक्शन 7 of section 211, the accused does not admit that he has been previously convicted as alleged in the charge, the magistrate may, after he has convicted the said accused, and take evidence in respect of the alleged previous conviction and shall record a finding thereon। तो उस पर इस तरह की कोई भी फाइंडिंग होगी वो देगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि ये सारी बातें। तो एक्विटल या कन्विक्शन की स्थिति हो, ठीक है ना। अब देखो जो एक सेक्शन और है वो ज़्यादा
इम्पोर्टेंट नहीं है वैसे। एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, तो जो कंप्लेनेंट है जिसने कंप्लेंट फाइल की वो उपस्थित नहीं रहता है, तो ये बीच में उसकी भी बात आ गई। वैसे तो पुलिस भी कभी जब पुलिस फाइल कर रही है वो कंप्लेनेंट है, तो बाकी दूसरे मामलों में जो कंप्लेंट केस हैं उनमें है। तो 249 में ये दे रखी है कि एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट, एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट। अब ये जो बात दे रखी है एब्सेंस ऑफ कंप्लेनेंट कि कंप्लेनेंट ही एब्सेंस हो जाए और कॉग्निजेबल ऑफेंस है, तो मजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि डिस्चार्ज किया जाए। मान लो केस तो शुरू कर दिया लेकिन खुद वो एब्सेंट रहता है, तो वहाँ डिस्चार्ज कर देगा। तो ये 249 का डिस्चार्ज है दरअसल। ठीक है ना, मैं इसको पढ़ देता हूँ। वैन प्रोसीडिंग हैव बीन इंस्टीट्यूटेड अपॉन कंप्लेंट, तो कंप्लेंट केस पे संस्थित मामला है, लेकिन चूंकि वी आर डिस्कसिंग इंस्टीट्यूटेड केस ऑन पुलिस रिपोर्ट, तो यहाँ वो नहीं आता। एंड एनी डे फिक्स फॉर द हियरिंग ऑफ द केस, कंप्लेनेंट इज एब्सेंट एंड ऑफेंस मे बी लॉफुली कंपाउंडेड, जो जिसका लॉफुली समन किया जा सकता है, और इज़ नॉट ए कॉग्निजेबल ऑफेंस, जो कॉग्निजेबल ऑफेंस नहीं है, तो मजिस्ट्रेट में इन इज डिस्क्रिशन नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग हियर इन बिफोर and content at any time before then charge has been framed and discharged and accused, तो discharge the accused। तो यहाँ पे ये जो बात है जो मैं बताऊँ कि ये कॉमन तो लिखी हुई है ना, लेकिन ये यहाँ लागू नहीं होती। क्यों? क्योंकि कंप्लेंट केस है। लेकिन एक साथ क्यों लिखी? मान लो कोई कॉग्निजेबल केस है, और मैंने ये बात आप पुराने लेक्चर्स में समझ सकते हैं, मैं रिपीट कर रहा हूँ इस चीज़ को। कॉग्निजेबल केस है, रोज़ नामचे में पुलिस ने इन्फॉर्मेशन तो दर्ज कर ली, लेकिन उससे कहा भाई आप मजिस्ट्रेट के पास चले जाइए। वो आदमी मजिस्ट्रेट के पास नहीं गया, उसने कहा आप ही करिए कोई अब मान लो उस मामले में पुलिस करती है, मामले को प्रस्तुत करती है, तो जो पुलिस वाला कर रहा है वो कंप्लेनेंट कहलाएगा। तो ऐसा कंप्लेनेंट भी यदि विड्रॉ कर ले, यदि वो नहीं रहता है, एब्सेंट रहता है और कंपाउंडेबल केस है, तो भी उसे डिस्चार्ज कर सकता है। लेकिन ये मामले हैं कंप्लेंट पर। कंप्लेंट का मतलब मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित कराए वो मामले, उन मामलों पे। तो एक तरह से ये बीच में सेक्शन आ रहा है, लेकिन कॉमन कर रखा है, तो मैंने यहाँ पे इसको बता दिया। फिर मान लो झूठा केस किसी ने किया, केस झूठा किया, तो इसके लिए एक सेक्शन 250 है झूठे केस करने वालों के लिए। कंपनसेशन फॉर एक्यूजेशन विदाउट रीजनेबल कॉज, कंपनसेशन फॉर एक्विजिशन, बड़ी अच्छी बात है। कल जब हम पढ़ रहे थे इसको, तो आपने ये देखा था कि 1000 रुपये तक का जुर्माने की बात कही गई थी, लेकिन यहाँ नहीं है वो। यहाँ
1,000 रुपये तक का जुर्माना नहीं है। यहाँ जो बातें कही गई हैं बड़ी इम्पोर्टेंट हैं। और यदि कोई आदमी केस हार जाता है और उसने कंप्लेंट फाइल की थी या पुलिस ऑफिसर को किसी प्रकार की सूचना दी थी, तो ऐसे जो लोग हैं उनके लिए ये सेक्शन है। फिर रिपीट करेंगे इसको दोबारा से। तो उसमें ये कर दिया है कि मजिस्ट्रेट उसके ऊपर उतनी रकम का जुर्माना कर सकता है जितने का उसकी शक्ति है। जैसे जेएम, कोई जेएम है तो जेएम कितना कर सकता है? 10,000 रुपये तक का जुर्माना कर सकता है। तो एक तरह से 10,000 रुपये तक का एक तरह से कंपनसेशन हो गया। अब एसीजेएम कितना कर सकता है? अनलिमिटेड। मैंने आपको थोड़ा सा आप पीछे चलेंगे तो एक चीज़ आपके समझ में आ रही होगी। 249 250 को यहाँ क्यों पढ़ाया जा रहा है? जब ये कंप्लेंट से संबंधित है, उसके साथ भी रिपीट होगा। तो इसके पीछे कारण क्या है कि मैंने आपको जब बताई थी कॉग्निजेंस किन किन आधारों पर आ रहा है, तो कॉग्निजेंस का एक आधार ये भी था इन्फॉर्मेशन, है ना। और जैसे मैंने अभी आपको कंप्लेंट केस के बारे में बताया, जो नॉन कॉग्निजेबल केस है उसके मामले में भी बताया, या कोई मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्मेशन दी गई है उसके बारे में बताया। तो इस तरह यहाँ पे ये इसके साथ एक साथ दिए हुए हैं, तो मैंने इसलिए इसको एक साथ बता दिया, अन्यथा तो वो ट्रायल वहीं कंप्लीट हो रहा था। तो असीमित जितना उसको लगता है उतना कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा, मान लो कोई क्रिमिनल केस या सिविल केस और किया जा सकता है उसके खिलाफ। मान लो मेरे खिलाफ कोई गलत तरीके से इस तरह केस चलाया गया और चलाने के बाद वो केस हार गया, झूठा था, तो उसके ऊपर चूँकि उसके संबंध में उसकी मानहानि हुई तो 499, 500 IPC वो केस भी चलाए जा सकते हैं। तो क्रिमिनल और सिविल दोनों कार्रवाइयों से मुक्त हैं। लेकिन मान लो कोई सिविल में कोई दावा करके कुछ पैसे मांगे गए, तो जब सिविल में दावा किया तो मान लो यहाँ 1,00,000 रुपये का ACGM के चला, तो 1,00,000 रुपये का जुर्माना पहले हो गया और 10 उसने और मांगे, तो 10 लाख मांगे, तो ये जो 1,00,000 है इससे सेट ऑफ हो जाएगा, 9 ही मिल पाएंगे उसको। सेट ऑफ की बात करता है यहाँ, जो सिविल कार्रवाई में इस तरह का दिया जाए। तो इस प्रकार ये आपका ट्रायल कंप्लीट हुआ। इसको पढ़ लेना क्योंकि ये दोबारा रिपीट होगा कंप्लेंट केस में, इसलिए मैंने इसमें गहराई में नहीं गया, लेकिन एक तरह से एक जगह थे तो मैंने इसको रिपीट किया। तो इस प्रकार से थोड़ा सा लेक्चर लंबा हो गया। लेक्चर लंबा इसलिए क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स जो बहुत अच्छे से पढ़े हुए होते हैं उनको भी इसमें दिक्कत होती है। बाकी आप लोग सब लोग पढ़ते हैं, कुछ ही लोग पास होते हैं, कुछ लोग पास नहीं होते। तो इसके पीछे क्या कारण है? देखो, एक बात तो स्पष्ट समझ लें कि जो कुछ भी है वो आपके मन पर डिपेंड करता है। आपकी सारी सफलता, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मेरे अच्छे पढ़ाने या बुरे पढ़ाने पर डिपेंड नहीं करता। ऐसा नहीं है कि MK सिंह की क्लास जो व्यक्ति ले रहा है वो सारे ही पास हो जाते हैं, हमारे भी नहीं सारे पास होते हैं। तो ये आपके मन पर डिपेंड करता है कि आप जो चीज़ें हमने पढ़ाई उनको कैसे आत्मसात करते हैं, आप कितने फोकस्ड हैं। तो ये इस काम के लिए आपका मस्तिष्क कितना तैयार है। देखो, सीधी सीधी बात, मैं हमेशा अपने जितने भी लेक्चर्स होते रहते हैं उनमें ये बताता रहता हूँ कि जो पूरा व्यक्ति है वो अपने मस्तिष्क की जागरूकता पर डिपेंड है। एक तरह से आप ये कह सकते हो कि जो मन है वही व्यक्ति है, मस्तिष्क है वही व्यक्ति है। तो जो आपका जो दिमाग है ना, कितना जागरूकता से इन लेक्चर्स को सुन रहा है, इन लेक्चर्स को पढ़ रहा है, इस पर आपकी सफलता असफलता डिपेंड करेगी। अब रही बात कि हर एक आदमी जागरूकता से ही पढ़ता है ना भाई,
जागरूकता से पढ़ना ठीक है, वो पढ़ता है, लेकिन एक व्यक्ति का माइंड ज़्यादा जागरूक है, ज़्यादा चेतन है, तो यदि हमारा कम चेतन है तो हमें जागरूक करने वाले अभ्यासों को करना चाहिए। जैसे आप नियमित ध्यान ज़रूर करिएगा, या आप कोई ऐसा काम करिए जिससे आप अपने दिमाग को फोकस कर सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते तो रोज़ाना कम से कम 1.5-2 घंटे अपने कार्यों पर फोकस कीजिए। मैंने अपनी मोबाइल उठाया, मैं फोकस्ड हूँ, फिर मैंने अपनी किताब उठाई, मैं फोकस्ड हूँ, मैंने अपना पढ़ना शुरू किया, पढ़ने में तत्काल आया कि यार मेरे को उसको फ़ोन करना है, तो अपने आप को कहो पढ़ाई कर, तो एकदम आपका दिमाग वहाँ से हट जाएगा। फिर पता लगा थोड़ी देर कर रहे हैं, फिर वो हमारी पिक्चर की बात समझ में आ गई, अरे यार पिक्चर देखने जाना था, यार मेरे को मोबाइल चलाना था ये। तो आप उसे अपने तो आपके अंदर जो व्यक्ति बैठा है, जो असली व्यक्ति है, उसको ऐसा फोकस कराना है। कम से कम 2 घंटे का ये अभ्यास पर डे करिएगा, और रोज़ संभव हो तो मेडिटेशन करिएगा, या फोकस्ड मेडिटेशन करिए। जिन चीज़ों में फोकस कर दे, पहले बहुत सारे लोग त्राटक करते थे, वो त्राटक अभी भी किया जा सकता है। त्राटक ये होता है, आपने कोई मोमबत्ती जला रखी है, उसको कंटिन्यू देखना, तो वहाँ माइंड को फोकस करने का अभ्यास। तो जितना फोकस करोगे, आप कितने सचेतनता से इन लेक्चर्स को सुन रहे हैं। और सच बात ये है, मैंने ये क्यों बताई बात, कि जितना लेक्चर सुना जा रहा है, मोबाइल में सुना जा रहा है और क्लास में बैठ के सुना जा रहा है, तो क्लास में फोकस्ड होना मजबूरी है, क्योंकि टीचर सामने खड़ा है, मैं आपके सामने नहीं खड़ा हूँ। आपका मन करता है अरे चल थक गए, तो खट से आपका कमज़ोर मन है तो आप उसे बंद कर देंगे। और जमकर एक्सरसाइज कीजिए, डेली एक्सरसाइज कीजिए, उतनी एक्सरसाइज पर डे कीजिए जिसमें कि आपको थकान हो जाए। 2 दिन होगी, 4 दिन होगी, उससे क्या है, आपकी संकल्प शक्ति बढ़ेगी। पता नहीं, साल 2 साल पहले का ही एक लड़का है जिसने टॉपर्स की गिनती में आया था, और राजस्थान का ही है, इंडियन सिविल सर्विसेज में। तो उसे पूछा कि आपकी इस सफलता का श्रेय किसको दोगे, आप टॉपर्स की गिनती में आए हैं, शायद टॉप 10 में था कहीं वो। तो उसने कहा रनिंग। तो वो समझ में नहीं आया कि रनिंग क्या कहना चाहता है, कि बोले जो मैं दौड़ता था रोज़ाना, उससे मेरी संकल्प शक्ति इतनी हुई, उसी की वजह से मैं इतना पढ़ पाया। तो जिनके मन कमज़ोर हैं, थोड़ी देर इधर, थोड़ी देर उधर, थोड़ी देर उधर, उनका सिलेक्शन नहीं होना है। या तो वो आप अपने को चेंज कर लें, मतलब इस पढ़ाई के साथ साथ कम से कम 2 से 3 घंटे की ये एक्सरसाइज जो माइंड की है, जिसमें आपके माइंड को ज़्यादा सचेतन करना है, वो आप एक्सरसाइज ज़रूर करिएगा। अन्यथा तो ये जो दूर से हम पढ़ रहे हैं, उनमें थोड़ी सी दिक्कत आती है। इतनी एक्सरसाइज ज़रूर होनी चाहिए जिसमें प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो लड़का है या लड़की है, पसीना आए। उठते हैं सुबह, बस मोबाइल में लग जाएं या उसमें लग जाएं, उनसे सिलेक्शन नहीं होगा। पता नहीं घर पे आप लोग कैसा पढ़ रहे हैं। तो इसी के साथ मैं लेक्चर बंद करता हूँ। इस लेक्चर के संबंध में जो बातें आपको समझ में ना आई हों, तो प्लीज़ मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए। आप पे व्हाट्सएप नंबर सबके पास है, व्हाट्सएप कर दीजिए कि साहब ये लेक्चर में आपने जो बात बताई है ये हमारी समझ में नहीं आई, तो मैं उसको व्हाट्सएप पे रिप्लाई दे दूँगा। ज़रूरत होगी तो मैं कॉल करके भी उसको रिप्लाई कर दूँगा। तो ऐसे करके आप कर लो, तो आपकी एक तरह से क्लास हो गई। और जैसे ये 1-2 और चैप्टर्स कंप्लीट होंगे तो फिर मैं आपकी ऐसी जूम पे लाइव क्लास ले लूँगा, जिससे कि आप और हम कन्वर्सेशन में आ सकें। ठीक है ना? आज के लिए इतना ही।